दोस्तों नमस्ते। सवाल है कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना से डरती है? बिहार में जो राजनीति हो रहा है, लालू और नीतीश दोनों पक्ष एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं। बीजेपी और जदयू में एक दूसरे से दूरी हो रहा है और जातिगत जनगणना के सवाल पर बीजेपी ऊहापोह में है और नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों मिल रहे हैं। इसी को लेकर के आज का सवाल ये है कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना से डरती है? देखिए, इस सवाल का उत्तर तलाशना हो तो पहले बीजेपी की नीति को समझिए। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जो दो बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं, जो नीतिगत काम किए हैं, उसमें से एक राम मंदिर आंदोलन की सफलता और दूसरा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लागू होना है। ये दोनों वो मुद्दे हैं जो उसके कोर वोटर को खुश करने के लिए बेहद जरूरी थे, उन्हें उनके लिहाज से लागू करना जरूरी था। अब बीजेपी क्या है, ये तो बीजेपी की नीतियां हैं। बीजेपी को समझना हो तो उसके मातृ संगठन आरएसएस को समझना पड़ेगा। अपनी पुस्तक हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति में समाज विज्ञानी अभय कुमार दुबे लिखते हैं कि 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस की जब स्थापना करते हैं, तब उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश विरोध से दूर रखा। संघ के दूसरे सर संघचालक हुए माधवराव गोलवलकर, सदाशिव माधवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरु गोलवलकर के नाम से संघी लोग कहते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन को निंदा किया, उसका विरोध किया, जिससे पता चलता है कि आरएसएस का जन्म देश हित में नहीं बल्कि एक वर्ग या ये कहिए कि देश में एक मौजूद एक समूह के हितों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हुआ था। बीजेपी का जन्मदाता आरएसएस मूल रूप से ब्राह्मण के केंद्र में रहने वाला संगठन है। आरएसएस के शुरुआत में संघ के स्वयंसेवक अधिकतर ब्राह्मण ही थे, किंतु संघ का हिंदुत्व एजेंडा सिर्फ ब्राह्मण या सवर्णों से पूरा तो होता नहीं। इसलिए गोलवलकर ने अपने विचारों पर में लचीलापन दिखाते हुए उसी समय लिखा कि किसी समय में वर्णाश्रम व्यवस्था ने, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु हम न जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और न समर्थन। यदि लोगों को जातीय व्यवस्था की जरूरत नहीं होगा तो यह स्वयं ही तिरोहित हो जाएगा। मतलब यह कि संघ न इसके विरोध में है न इसका पक्षधर है, किंतु पहले लाइन में कि वर्णाश्रम व्यवस्था ने किसी समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था को यानी वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराते हैं, न्यायोचित ठहराते हैं। ये संघ का मूल आइडियोलॉजी है, इसे आपको समझना जरूरी होगा। कुछ इसी तरह लचीलापन दिखाते हुए समय के साथ साथ बीजेपी भारत के तमाम जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपने एजेंडे के लिए दो कदम आगे तो एक कदम पीछे चलती रहती है। किंतु इस यात्रा में बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे और अपने कोर वोटर के एजेंडे को कभी पीछे नहीं छोड़ा। राम मंदिर आंदोलन के बहाने इस कड़ी में पिछड़ी जातियों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया गया। फिर अपने कोर वोटर सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया। इसके बाद लेटरल एंट्री जैसे वो कदम उठाए जिससे कि 1990 के पहले जो संस्थानों में जो सवर्णों की स्थिति थी वह पुनः स्थापित हो सके। हालांकि उनकी स्थिति कभी टूटी नहीं, लेकिन उसको पुनर्स्थापित करने के लिए वो अपना एजेंडा, अपना काम करते रहे। अब आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्णाश्रम को जायज ठहराने वाले संघ की राजनीतिक इकाई बीजेपी किस वर्ग के हित के केंद्र में रहने वाली पार्टी है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के आधार वर्ग सवर्णों की आबादी कितनी है। भारत में सवर्णों की आबादी के संबंध में जो फार्मूला दिया जाता है वो उन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज जातियों के संबंध में दिया जाता है जिनकी आबादी को इंगित करने के लिए भारत में जो बहुजन आंदोलन के लोग रहे उन्हें 15 बनाम 85 का जो नारा देते हैं वो 15% कहते हैं कि उनकी जनसंख्या है, यानी वो जनेऊधारी जातियां, यूं कहे कि द्विज जातियां जिन्हें कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह 15% का अनुमान कैसे लगाया गया, वे किस आधार पर देते हैं? यह 15% का नारा 1871 की जनगणना के आधार पर लगाया जाता है। 1871 की जनगणना में भारत की आबादी 23 करोड़ थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज जातियों की आबादी मोटे तौर पर 15% मानी गई थी। 35 से 40% आबादी को शूद्र माना गया था और बाकी को सेमी हिंदू, एब्रोरिजिनल और ट्राइबल माना गया था। 1871 की जनगणना को आधार मानकर बहुजन आंदोलन के दौरान 15% जातियों के बारे में जिन्हें इंगित किया गया वो ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, खत्रिय, अग्रवाल जैसी वो जातियां हैं जो मूलतः श्रम नहीं करती है, बल्कि वह दूसरों श्रमिक वर्गों के आधार पर उनके दम पर शासन व्यवस्था में नियंत्रण की भूमिका में थी और सामाजिक व्यवस्था में उच्च क्रम पर बनी हुई थी। यह जातियां शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक लिहाज से अन्य जातियों के मुकाबले
समृद्ध थी, मजबूत थी और आज भी है। ये स्थिति बदली, बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। किंतु अब सवाल उठता है कि क्या 1871 के बाद 2022 में भी उन द्विज जातियों की जनसंख्या 15% ही है या 15% से भी कम है? क्या ऐसा नहीं है कि वर्तमान में उन द्विज जातियों की संख्या, जिनकी आबादी 15% अनुमान लगाया जाता है, वो वर्तमान में 10% से भी कम हो गया हो? क्या यही कारण है कि 2011 के जातीय जनगणना की रिपोर्ट को इस देश में दबा दिया गया, उसका खुलासा नहीं होने दिया गया? क्या यही कारण है कि बीजेपी अपने आधार वर्ग के हित में उस जनसंख्या का खुलासा करने से बचने की कोशिश हर संभव कर रही है? क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद या उसका खुलासा होने के बाद यह भी तो खुलासा होगा कि किस वर्ग के लोग कितने प्रतिशत किस विभाग में हैं, कहाँ किसका दबदबा है। वैसी स्थिति में वंचित जातियों के अंदर से आवाज तो उठेगी हिस्सेदारी की, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट है जो साबित करते हैं कि जहाँ शिक्षा का वातावरण होता है वहाँ प्रजनन दर कम होता है। जाहिर है कि अग्रणी जातियों में शिक्षा का वातावरण ज़्यादा है, उनका प्रतिशत शैक्षणिक रूप से ज़्यादा है। थोड़े दिनों पहले एक सर्वे आया था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सर्वे में आंकड़ों से खुलासा हुआ कि भारत में निरक्षर महिलाओं में प्रजनन दर 3% है। जो महज साक्षर है लेकिन स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की है उनमें 2.5% है, और जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की है उनका प्रजनन दर 1.8% है। वहीं जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं उनमें प्रजनन दर 1.8% है, जिससे साफ पता चलता है कि जहां शिक्षा है वहां प्रजनन दर कम है। इस बात को सही ठहराने के लिए एक और रिपोर्ट को गौर कीजिए। सितंबर 2021 में द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1951 में मुस्लिम 2011 में 4.4% बढ़ गया है। इसी तरह से हिंदू की जनसंख्या में 4.3% की कमी आई है। यह जो 4.3% की कमी आया है हिंदुओं की आबादी में, यह जनसंख्या हिंदुओं के अंदर किस जाति, किस वर्ग के अंदर कमी आया है? क्या हिंदुओं के अंदर द्विज अर्थात स्वर्ण जातियों की जनसंख्या में गिरावट आया है? क्योंकि शैक्षणिक रूप से आगे तो यही वर्ग है। इसका जवाब तो जातीय जनगणना से ही मिलेगा। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इसी कारण से जातीय जनगणना से डरती है? क्या बीजेपी इसी कारण से इन सवालों पर गोलमोल जवाब दे रही है? लेकिन अनुमानों की सुई कुछ इसी तरफ इशारा करती है। सही आंकड़ा तो जातीय जनगणना होने के बाद ही नजर आएगा। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।